बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेल नंबर, सेल शेप, सेल साइज को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? काइंड्स ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर को अगर आपने ना देखा हो तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और उसमें आप जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको एक सेल करके या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको ओपन करिएगा, उसमें आपको इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। पहले उन्हें पढ़ लीजिएगा, फिर इसे पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपने उस लेक्चर्स को देख रखा है तो इसी की स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? सेल नंबर को, सेल शेप को, सेल साइज को डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होती है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आइए, काइंड्स ऑफ सेल। काइंड्स ऑफ सेल, काइंड्स ऑफ सेल। अभी हमने कहा कि सेल कितने टाइप की है? 2 टाइप की सेल्स यहां पे रहेंगी। 2 टाइप की सेल है। फर्स्ट क्या है? दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। पहली कौन सी सेल है? दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी कौन सी सेल है? दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो 2 टाइप की सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। देखो, आप जानते हो किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ बेसिस पे करते हैं। किसी चीज को अगर कैटेगराइज किया जा रहा है तो किसी ना किसी चीज के बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ भी जो सेल को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये किसके बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ न्यूक्लियस। किसके बेसिस पे किया गया है? प्रेजेंस एंड absence ऑफ न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस absent है, इसकी बेसिस पे सेल को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो ये 2 वर्ड से, ये टर्म 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? प्रो प्लस दूसरा क्या है? दैट इज कैरियन। 2 वर्ड से मिलकर बना है प्रो प्लस कैरियन। प्रो मींस क्या होता है? प्रो मींस होता है प्रिमिटिव और कैरियन मींस क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो मींस क्या होगा? प्रिमिटिव और कैरियन मींस क्या होगा? न्यूक्लियस। इसी तरह यूकैरियोटिक के लिए देखें तो ये भी 2 टर्म से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। 2 टर्म से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। यू मींस क्या होता है? यू मींस होता है ट्रू और कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। कैरियन मींस क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब इसमें कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस होता है? दे हैव primitive type of nucleus, primitive type of nucleus। और इनके पास क्या होता है? they have ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनके पास कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और यूकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बात समझ में आई? सेकेंड थिंग क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का सेंस क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का सेंस यहाँ ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो नियरली absent होता है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होगा? वेल
डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल के केस में वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यूकैरियोटिक में वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट, और प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्यों वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं कहते, प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को क्यों वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं, क्यों नहीं कहते? देखो, प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को वेल डेवलप न्यूक्लियस इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं कहते। बात समझ में आई? तो आप क्या कह सकते हो, नेक्स्ट चीज क्या है, पहले से नोट डाउन करो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो हमने क्या कहा, क्यों कहते हैं कि वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, इसलिए कहते हैं, देखिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या, कि यहां पे जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस डज नॉट surrounded by nuclear membrane, does not surrounded by nuclear membrane। यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूक्लियस does not surrounded by nuclear membrane। जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंड नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि कैसा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो सराउंड नहीं है, इसका मतलब क्या, कि इनके केस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, अब्सेंट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, अभी बताया था, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इनका कैसा न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस होने का मतलब क्या, कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड है, मतलब इनके केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? बार बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, एक्चुअल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है। जैसे सपोज करो, आप देखो, सपोज ये क्या एग्जिस्ट कर रही है, सपोज ये सेल एग्जिस्ट कर रही है, सपोज ये क्या है, एक सेल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब ये जो सेल एग्जिस्ट कर रही है, इस सेल के अंदर ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, सपोज ये एक मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रही है, ये एक मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रही है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी सेल है, इस सेल के अंदर ये क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये आपका क्या है, दैट इज अ सेल। ये क्या है, सेल। और ये जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, इसे आप क्या कह रहे हो, न्यूक्लियस, एन से डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम। ठीक है, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के केस में अब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जीएम लिख रहा हूं, क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल।
जो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहां पे देख लो कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए यहां पे जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जीएम से हमने लिखा, ये दो होता है, एक डीएनए हो सकता है और एक क्या होता है, आरएनए हो सकता है। दो चीजें हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है। मोस्टली डीएनए ही काम करता है, ठीक है। और ये किसके लिए वर्क करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, पूरा लिख लीजिए, काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर का ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज, अब यहां पे अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, अब आप खुद सोचो, अगर यहां पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, स्कैचर्ड होगा, क्या होगा, साइटोप्लाज्म में स्कैचर्ड होगा, ठीक है। तो आप क्या पॉइंट लिख सकते हो कि यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए आप क्या लिख सकते हो कि द जेनेटिक मटेरियल is present in स्कैचर्ड फॉर्म। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्कैचर्ड फॉर्म में। ये आपके साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसा अगर न्यूक्लियस पाया जाए जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो, एब्सेंट हो, तो उसे आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड कहते हो। क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड कहते हो। क्या कहेंगे आप, न्यूक्लियोइड कहेंगे। बात समझ में आई, यहां तो कोई डाउट, ठीक है। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब जेनेटिक मटेरियल स्कैचर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहां पे स्कैचर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड separated from cytoplasm by न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात समझ में आई। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। इसके साथ साथ सेपरेटेड होता है, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। किसके हेल्प से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हेल्प से। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन करिए इसको, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए ये तो न्यूक्लियस के बारे में हो गया, थोड़ा हम डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो इनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें कैसा डीएनए होता है, नेकेड डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए, तो आप क्या कह सकते हो कि इन प्रोकैरियोटिक सेल नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट। डीएनए क्या, नेकेड डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के केस में। यूकैरियोटिक सेल के केस में कैसा डीएनए होता है, कंडेंस्ड डीएनए होता है। डीएनए प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई। हाईली कंडेंस्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के केस में कैसा डीएनए होता है, नेकेड डीएनए। अब आपको डाउट क्रिएट हो रहा होगा, सर नेकेड डीएनए क्या होता है। नेकेड डीएनए आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे पहले नेकेड डीएनए आप कहते किसको है, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से अटैच ना हो तो उस डीएनए को आप क्या कहोगे, नेकेड डीएनए कहोगे। तो लिख लीजिए कि when DNA
is not attached with histone protein, then it is called naked DNA. Then it is called naked DNA. बात समझ में आई कि when DNA is not attached with histone protein, then it is called naked DNA. अगर DNA हिस्टोन प्रोटीन से अटैच नहीं है तो उस DNA को आप क्या कहोगे? naked DNA. अगर अटैच है तो उसे आप क्या कहोगे? कंडेंस्ड DNA. तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि यहां पर जो DNA होगा ये हिस्टोन प्रोटीन से अटैच नहीं होता है, ठीक है ना। जो DNA होगा वो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच्ड नहीं होता है। किसके केस में? प्रोकैरियोटिक सेल के केस में। किसके केस में? प्रोकैरियोटिक सेल के केस में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के केस में जो DNA होता है ये DNA प्रॉपरली हिस्टोन प्रोटीन के साथ, किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है? अटैच होता है। और किसका फॉर्मेशन करता है? हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाता है। हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे? जैसे मान लो ये DNA है, ठीक है, ये आपका DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, और यहां पर ये क्या पाया जा रहा है? ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब इसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये जो DNA होता है ये क्या हो रहा होता है? रैप्ड हो रहा होता है, ठीक है। इसी ये हिस्टोन प्रोटीन, मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसी के ऊपर DNA की क्या होती है? क्वाइलिंग होती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन इसके ऊपर DNA क्वाइल कर रहा है, मतलब DNA हिस्टोन प्रोटीन से क्या है? अटैच्ड फॉर्म में। तो कैसा हो जाता है? कंडेंस्ड DNA हो जाता है। बात समझ में आई? और यहां पर ये अटैच फॉर्म में नहीं होते हैं। जब ये अटैच होंगे तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन। अटैच करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। उसके बाद वो और भी कंडेंस होगा, क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, क्रोमेटिड बनाएगा, फिर क्रोमोसोम बनाएगा। वो आपको ज्यादा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, जब क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा तो वहां पे उसको डिटेल करूंगा। अभी बस आप इतना समझो कि यहाँ पर DNA जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से प्रोकैरियोटिक सेल के केस में अटैच नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है? अटैच होता है। जब अटैच नहीं होगा तो उस टाइप के DNA को नेकेड DNA, अटैच होगा तो वो कंडेंस्ड DNA होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोफोर कहते हैं। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या होता है, ये तो हो गया कि कैसे कैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके साथ साथ DNA कैसा है? नेकेड DNA है या कंडेंस्ड DNA। ये सारी चीज इसमें हो गई, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड करते हैं। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में केवल सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, इन प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। लिख लीजिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल क्रोमोसोम is present, or in eukaryotic cell more than one chromosome are present, ठीक है ना। तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है इसमें क्या होगा? मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा क्रोमोसोम। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या होगा? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरी चीज,
जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, सॉरी न्यूक्लियोइड तो था ही, न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सॉरी इसमें न्यूक्लियोलस क्या होगा, अब्सेंट, प्रेजेंट नहीं, न्यूक्लियोलस क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, अब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई। इसके साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ये सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है आपका, राइबोसोम, ठीक है। यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इनके केस में सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं, एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कई सेल ऑर्गेनेल हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एमसीडी से लिख रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस, दूसरी चीज होता है प्लास्टिड, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफाइब्रिल्स, ये सब हो गए आपके, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। वैक्यूल हो गया आपका, चौथे एक और लिख लो, वैक्यूल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। बात समझ आई, कोई दिक्कत यहां तक, इसको भी नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के केस में हमने क्या कहा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, लेकिन राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें भी राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दोनों टाइप की सेल में वो सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो दोनों में अगर प्रेजेंट होता तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है। बात समझ में आई, तो लिख लीजिए कि इन प्रोकैरियोटिक सेल 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट। इसमें कौन सा होता है, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें 80S राइबोसोम इज प्रेजेंट। इसमें कैसा प्रेजेंट होता है राइबोसोम, 80S राइबोसोम। और ये जो S है, ये S क्या होता है, ये है सेडबर्ग यूनिट होता है। क्या होता है, दैट इज अ सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट क्या, सेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। जैसे किसी सॉलिड को अगर मेजर करना है तो केजी में करते हो, लिक्विड को किस में करते हो, एमएल में या लीटर में करते हो। उसी तरह इनके पार्ट को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट दी गई, एस, सेडबर्ग यूनिट दी गई, ठीक है, एस से उसको डिनोट करते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, स्मॉलर इन साइज होंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, दीज आर स्मॉलर इन साइज, लिख लीजिए क्या होंगी, स्मॉलर इन साइज। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है दीज आर लार्जर इन साइज, ये साइज में क्या होती है, लार्जर होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, स्मॉलर। कितनी साइज होती है, इनकी साइज होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोटिक सेल की। और जो यूकैरियोटिक सेल है इनकी साइज होती है 5 से 100 माइक्रोमीटर। तो आप देख रहे होंगे कि यूकैरियोटिक सेल की साइज क्या है,
लार्जर है, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज क्या है, स्मॉलर है। बात समझ में आई। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के केस में सेल डिवाइड कैसे होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होती है या तो बडिंग के थ्रू होगी या तो फिजन के थ्रू। तो इनकी सेल डिवाइड होती है, सेल डिवाइड होगी किस प्रोसेस के थ्रू, दो प्रोसेस के थ्रू होती है, या तो बडिंग के थ्रू होगी, या तो बडिंग के थ्रू डिवाइड होगी, या तो फिजन के थ्रू डिवाइड होती है। तो दो तरीके से डिवाइड हो सकती है, बडिंग के थ्रू या फिजन के थ्रू। बता चुका हूं फिजन क्या होता है, जब एक पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाए, ब्रेक हो जाए और दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करे तो उसे क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। और बडिंग में क्या होता है, जब एक पेरेंट बॉडी अपने बॉडी से एक आउटग्रोथ बनाती है, जैसे ये बॉडी है ना, सपोज ये बॉडी है, अब इस बॉडी से क्या हो, ये एक आउटग्रोथ ग्रो हो जाए, ये मेन बॉडी से ये एक आउटग्रोथ ग्रो हो गई। अब ये जब आउटग्रोथ ग्रो हुई, इस आउटग्रोथ को आप क्या कहोगे, बड। जब ये डीअटैच होकर ग्रो करके नया प्लांट बना दे तो उसे आप क्या कहते हो, बडिंग कहते हो। तो इनकी सेल बडिंग या फ्यूजन के थ्रू ही डिवाइड होती है। बात समझ में आई। दूसरी चीज, यूकैरियोटिक सेल के केस में जो डिवीजन होता है ये कैसा होता है, या तो माइटोटिक डिवीजन, या तो माइटोसिस होगी, या तो मियोसिस होगी। तो यहां पे सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल डिवाइड होंगी, ये भी सेल डिवाइड होती है किस प्रोसेस के थ्रू, दो प्रोसेस के थ्रू, या तो माइटोसिस होगी, या तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे, या तो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे। बात समझ में आई। या तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे या तो मियोसिस। अब माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, देखो माइटोसिस क्या है, सपोज एक सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2n है। अब अगर इसके डिवाइड होने के बाद जो नई सेल बनी, इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो, 2n हो, तो उसे आप क्या कहोगे, माइटोसिस कहोगे। क्या कहोगे, माइटोसिस। अगर पेरेंट सेल जो कि डिवाइड हो रही है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, डिवाइड होने के बाद जो नई सेल बनी उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो, 2n ही हो, तब आप कौन सा डिवीजन कहोगे, माइटोसिस। तो माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं, डिवाइड होने के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन मियोसिस, मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें डिवीजन होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2n सेल है, क्या है, 2n सेल, ये डिवाइड हुई, इसके डिवाइड होने के बाद जो नई सेल बनी उन दोनों में क्या हो गया, n हो गया। तो अब देखो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ना। यहाँ पे 2n था, यहाँ पे n हो गया। बात समझ में आई। तो इसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने इसको, चल आगे हमने कहा था अभी 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम। यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन स्कैचर्ड फॉर्म। ये क्या होते हैं, स्कैचर्ड, या आप कह सकते हो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या स्कैचर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो राइबोसोम होता है वो स्कैचर्ड या फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसी से अटैच नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के केस में जो राइबोसोम होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन अटैच्ड फॉर्म, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अटैच किससे होते हैं, दे आर अटैच्ड विद, यहां पे आप पूरा स्टेटमेंट लिख लो कि दे आर अटैच्ड विद, दे आर attached with
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किससे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखो यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मान लो बना, ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। अब जो राइबोसोम होता है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ऐसे कुछ क्या होते हैं, अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर ब्लू ब्लू कलर का, यही क्या है, राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम, जो कि क्या होते हैं, ब्लू इन कलर होते हैं, ठीक है ना। इसी को आप क्या कहते हो, राइबोसोम है। ये क्या है, राइबोसोम। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये किस फॉर्म में है, अटैच्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ गई। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या कुछ न्यूक्लियस पाया जा रहा होगा, ठीक है। इसी के अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड कहीं होगा न्यूक्लियस। अब होता क्या है ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो राइबोसोम होता है वो तो फ्री फॉर्म में होता है, तो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर तो यहां भी होगा, लेकिन फ्री फॉर्म में कहीं भी प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं कि किसी से अटैच हो, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। बात समझ आई, कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, एग्जांपल देखिए इसका। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या, प्रोकैरियोटिक। हाँ एक चीज और यहाँ पे लिख लो एग्जांपल से पहले, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो आप लिख लीजिए कि द ऑर्गेनिज्म in which prokaryotic cell is present called prokaryotes, उसे क्या कहते हैं, called prokaryotes। उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म में कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सेल को, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, अगर ऑर्गेनिज्म में कैसी सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, ऑर्गेनिज्म, if the organism in which eukaryotic cell is present called यूकैरियोट्स, उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल होगी तो उसे आप क्या कहोगे, यूकैरियोट्स कहोगे। अगर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी तो उसे आप क्या कहोगे, प्रोकैरियोट्स कहोगे। एग्जांपल देखिए इसका, इजी है। एग्जांपल क्या है इनके केस में, एग्जांपल होगा आपका बैक्टीरिया, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या हो गए, प्रोकैरियोटिक। इन ऑर्गेनिज्म में कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसे आप क्या कहोगे, प्रोकैरियोट्स कहोगे। क्या कहोगे, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, यूकैरियोटिक में आई है, इसके लिए एग्जांपल क्या लिखोगे, इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, अमीबा आएगा, ठीक है, पैरामीशियम आएंगे, अमीबा, पैरामीशियम,
फंगी आएगा, प्लांट्स आएंगे, ऑल प्लांट्स, और ऑल एनिमल्स आएंगे। बात समझ में आ गई। और इनमें कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स। बात समझ में आ गई। कोई डाउट यहां तक? इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म। नोट डाउन करिए।